Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. And as you all know, we are on alphabet T, so we shall be continuing with that. Okay, so for today, the first idiom is to draw a long bow. ड्रॉइंग अ लॉन्ग बो का मतलब है ऐसे जब आप खींचते हो तो आप ड्रॉ कर रहे हो ना लॉन्ग बो को, तो उसको हम बोलते हैं क्या, किसी चीज को एग्जैजरेट करना, खींच तान के बताते हो जब चीजें, तो उसको बोलते हैं एग्जैजरेशन. ठीक है, तो यू कैन कॉल इट व्हाट, एग्जैजरेट. तो वी कैन से दैट शी इज नोन फॉर drawing a long bow while telling about her adventures. एक ये पहले भी आया था जब हमने दादाजी के ऊपर किया था, दादाजी अपने एडवेंचर बताते थे तो वो खींचतान के बहुत ही ज्यादा लंबी लंबी स्टोरी ही यूज्ड टू टेल. बहुत कहते हैं ना लंबी लंबी फेंकना, तो दैट इज व्हाट शी इज डूइंग, बट ये थोड़ा अलग वे से है. ठीक है, या तो ये हो सकता है कि एग्जैजरेट कर रहे हो, एक होता है प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करना जिसको बोलते हैं हम क्या, टू मेक अ माउंटेन ऑफ मिल होल. ठीक है, ये था इसी के जैसा, यहाँ पर भी एग्जैजरेशन ही है, बट हियर यू आर एग्जैजरेटिंग अ प्रॉब्लम. जो आपने सुना होगा क्या, राई का पहाड़ या फिर तिल का पहाड़ बना देना, तो बस ये उसी को बोलता है. कैसे कि अगर आपने राई का पहाड़ बना दिया है तो उसी को बोलेंगे क्या, कि आपने प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा कर बता दिया है. ठीक है, तो मोल होल या फिर मिल होल या फिर एग्जैजरेटिंग अ प्रॉब्लम, जैसे कि किसी राय के पहाड़ पे कर देते हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट ओके, there's no need to make a mountain of a molehill. Let's just fix this simple issue. तो कोई ज़रूरत नहीं है जो आप माउंटेन का मोल होल बना रहे हो, मोल होल का माउंटेन बना रहे हो, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है. आप क्या करो, इजीली आप चीज़ों को जो है वो फिक्स कर सकते हो. ठीक है, तो राई का पहाड़ जिसको हम बोलते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम which says, the second one, it says to make both ends meet. both ends meet का मतलब है कि सिर्फ उतना कमा लो जितना आपके लिए कह सकते हैं कि आपकी जीवन यात्रा चल सके. ठीक है, तो आप उतना कमाओ जितना जीने के लिए जरूरी है, सिर्फ आपके पास उतना ही है, तो दैट वी कैन से टू मेक द बोथ एंड्स मीट. तो in order to frame its sentence, what we can say that she took a part-time job to make both ends meet while studying. आपने देखा होगा जब लोग विदेश चले जाते हैं तो वहां पर पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं ताकि अपना तो खर्चा एटलीस्ट निकाल सके. ठीक है, तो बस उसी के लिए आई हैव फ्रेम दिस सेंटेंस व्हिच सेज मेक बोथ एंड्स मीट. अगर आपको ये लिखा मिल जाए
या फिर आपको लिखा मिल जाता है क्या, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। या फिर ये लिखा मिल जाए कि पैर उतने ही पसारो जितनी चादर है, ये उस हिसाब का इडियम है आपके लिए। या तो ये लिखा मिल जाए या फिर लिखा मिल जाए आपको टू मेक बोथ एंड्स मीट, या फिर आपको लिखा मिल जाए टू मेक बॉडी एंड सोल टुगेदर। इन तीनों में से अगर आपको कुछ भी लिखा मिल रहा है तो आपको क्या समझना है, ये समझना है कि जीवन यापन करने के लिए जितना हमें जरूरी है सिर्फ उतना वी आर गेटिंग। जैसे कि आई कैन राइट इट with another pen which says manage living, या तो ये हो सकता है या फिर live within one's means। ठीक है, उधार खर्ची नहीं करनी है, और करना है तो कैसे, जितना अपने पास है सिर्फ यूज दैट मच अमाउंट। तो आपको ये और ये तीनों में से अगर कुछ भी लिखा मिलता है तो आप किसके मीनिंग पर रिलाई करोगे, यहाँ पर जो मीनिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड इडियम which says कट कैकल। कटिंग कैकल का मतलब है कि बातें शातें बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। बातें बंद कर दी तो क्या करें, स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग, तो मतलब बातें बंद करो और काम पर आ जाओ। सो लेट्स कट द कैकल and get back to project to meet the deadline। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम। ये बहुत इजी सा था, कट द क्रैकल। इसमें कोई इतना इंग्लिश और फ्रेंच नहीं आई थी जो समझाने की जरूरत पड़े। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच सेज डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है क्या, कि आप सॉरी आप नहीं, कि कोई इंसान है जो ऑक्यूपेशन के दौरान ही वीर गति को तो नहीं, प्रभु जी को प्राप्त हो गए। ठीक है, मतलब मर जाते हैं जब ऑक्यूपेशन कर रहे होते हैं उसी दौरान में, कि काम करते 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 करते, नॉट बिकॉज ऑफ द वर्कलोड बट बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज लाइक दैट। तो वैसे कोई अगर मर जाए तो काम के दौरान ही, तो उसको बोलते हैं। तो वी कैन से दैट कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ। अब मोस्टली ऐसे डेथ्स जिनकी होती है, जो पुलिस में होते हैं, आर्मी में होते हैं, उनकी हो सकती है। आर्मी वाले तो आउट ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे गेट रिटायर्ड, पुलिस ऑल्सो गेट रिटायर्ड, बट देयर इज वन प्रोफेशन दैट डजंट रिटायर, दैट इज द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर। तो उनके ऊपर वी कैन फ्रेम, आर्मी वालों के ऊपर आप बना लेना, लाइक वी कैन से दैट the dedicated doctor died in harness, the dedicated doctor died in harness passing away suddenly at the hospital। तो मतलब हॉस्पिटल पर सर्व करते 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 ही डाइड, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम डाइंग इन हार्नेस, मतलब कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज
The fifth one, to doctor the accounts. डॉक्टरिंग द अकाउंट्स का मतलब है जो आपका खर्चे का पूरी लिस्ट है, जो आपके अकाउंट सिस्टम है और फाइनेंशियल अकाउंट सिस्टम है, अगर आप उसके साथ छेड़खानी करते हो कि इनकम टैक्स वाले आकर के आपको ना पकड़ लें, तो दैट रेफर्स टू क्या, डॉक्टरिंग द अकाउंट्स। तो इसको बोल सकते हैं क्या, मैनिपुलेट अकाउंट्स। अगर आपने अकाउंट्स के साथ मैनिपुलेशन कर दिया, छेड़छाड़ कर दी, तो दैट रेफर्स टू डॉक्टर द अकाउंट्स। लाइक वी कैन से दैट द company was accused of doctoring the accounts to hide their financial troubles. This refers to doctoring the accounts. Whenever you are manipulating your accounts, that means you are doctoring the accounts. Next, we are moving on to the next idiom, which says to eat one's own words. Means to retract one's own sentence. ईटिंग वंस ओन वर्ड का मतलब होता है आपने स्टेटमेंट दी है, अब नाउ यू आर फोर्स्ड टू टेक इट बैक। यहाँ पे लिख लो फोर्स्ड। फोर्सफुली अगर कराया जा रहा है तो इट मीन्स आपने स्टेटमेंट गलत दी थी, नाउ यू विल हैव टू टेक इट बैक नो मैटर हाउ। तो अगर आपको अपनी स्टेटमेंट, सेंटेंस, वर्ड्स वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो आप यूज करोगे क्या, टू ईट वंस ओन वर्ड्स। इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट after seeing the results, they'll have to eat their own words about project's failure. ठीक है, तो eat their own words मतलब क्या, प्रोजेक्ट नहीं काम करेगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा, एंड प्रोजेक्ट टर्न आउट टू बी वेरी गुड इनफ। ठीक है, तो आप लोग ये किसके लिए यूज करोगे, कुछ लोग आपसे बोलते होंगे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, ड्रॉप इट, ड्रॉप इट, और इस साल आप क्रैक करके दिखा रहे हो, तो यू विल बी फोर्सिंग देम टू टेक देयर वर्ड्स बैक, रिट्रैक्ट ऑन देयर ओन स्टेटमेंट, तो दैट ऑन दैट यू कैन यूज इट। बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीज है वैसे तो आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं हमारे आसपास में जो कहते रहते हैं, दे आर ओनली मेंट फॉर डीमोटिवेटिंग अस। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो चाहते नहीं होंगे, या कुछ भी हो सकता है, या अंदर ही अंदर नहीं चाहते होंगे, तो पता चल जाता है, विद द वाइब्स यू गेट टू नो। ठीक है, तो बस उसी के लिए यू कैन यूज दिस इडियम। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम फॉर टुडे, व्हिच सेज sixth, seventh, fan the flames। एक तो वैसे बेचारी बेचारी राख बन चुकी है, अब उस राख के ऊपर तुमने पंखा चला दिया, अब वो फैल जाएगी सारे पे। ठीक है, तो राख बनना इज अ बैड सिचुएशन, पंखा चला दिया, सारे में उड़ा दिया, बिकम्स द वर्स्ट सिचुएशन। तो कोई भी चीज अगर बैड से वर्स में टर्न आउट हो रही है, टू मेक समथिंग बैड टू वर्स। ठीक है, अगर ऐसा कन्वर्जन देखने को मिलता है तो आप क्या यूज करोगे, फैन द फ्लेम्स, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, टू गो टू डेविल, या फिर आप डेविल के पास जाओगे तो भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। मतलब क्या,
बैड टू वर्स का जो सीन है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो ये देखने को मिल जाए, या फिर आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है टू रब सॉल्ट इन वंस वुंड्स। मतलब क्या है, जले पर नमक छिड़कना। एक तो वैसे ही जला हुआ है, बुरी सिचुएशन है, आपने वह सिचुएशन कैसे कर दी उसके ऊपर नमक छिड़क के, ठीक है, तो वो नहीं करना। तो ये बेसिकली ह्यूमिलिएशन के लिए यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इट मीन्स ऑल्सो द सेम। तो आप लिख लो इसको, जले पर नमक, ठीक है। Now, in order to frame its sentence, what we can say is, we can say that social media can sometimes fan the flames about misinformation and division. This refers to what? Fanning the flames. मतलब सिचुएशन खराब थी, खराब को क्या कर दिया, और वर्स कर दिया, तो दैट रेफर्स टू व्हाट? फैनिंग द फ्लेम्स। नाउ अगर सॉल्ट वाली बात आती है, तो इन ऑर्डर टू फ्रेम अ सेंटेंस फॉर अ सॉल्ट, ये तो बहुत इजी और बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा इडियम है जो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव यूज्ड इट। हिंदी में तो आजकल सभी यूज करते हैं। तो इसके लिए आप क्या फ्रेम कर सकते हो कि किसी ने अपनी दुख भरी दास्तां आपको सुनाई है एंड यू आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ इट, तो दैट कैन बी रेफर टू एज रबिंग सॉल्ट इन वंस वुंड, ठीक है। वो आपको अपना अच्छा दोस्त समझ के बता रहा है एंड व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ इट, और आप सब लोगों में फैला रहे हो, तो दैट behavior is not acceptable, so that refers to what? Rubbing salt in one's wound. Now we are moving on to the next idiom, which says the eighth idiom, to fight tooth and nail. फाइटिंग टूथ एंड नेल का मतलब होता है आपने लगा देना है कहाँ तक का जोड़, एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा देना है। तो जब आप इतने एफर्ट्स लगा दोगे तो इसको क्या बोलते हैं? मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू विन, या सक्सेस मिल जाए, किसी तरीके से कामयाब हो जाओ, है ना, तो उसी को बोलते हैं क्या? एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना। तो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस हम बोल सकते हैं क्या? वी कैन से दैट द टीम fought tooth and nail to win the championship. So this refers to what? Fighting tooth and nail. Obviously आप भी एड़ी चोटी का जोड़ लगाओगे किसके लिए? ISS क्लियर करने के लिए। Now with this we are moving on to the next idiom which says to fish in troubled waters. Fishing in troubled waters का मतलब होता है to make profit out of disturbance. दूसरों के यहाँ लड़ाई चल रही है एंड यू आर जस्ट क्लिपिंग योर वीडियो सोशल मीडिया पे डालने के लिए एंड टू गेन प्रॉफिट्स, तो दैट विल बी टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। और ऐसे काम सबसे ज्यादा कौन करता है? पॉलिटिशियंस। खैर उसके बारे में बाद में करेंगे, पहले इसका मीनिंग क्या जान लेते हैं। इसका मीनिंग है क्या? दूसरों की आग में अगर आप हाथ सिकाई करते हो तो दैट रेफर्स टू व्हाट? टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। तो दूसरों की आग में हाथ सिकाई करने को हम क्या बोलेंगे? टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। Now
इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस हम क्या कह सकते हैं? इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट politicians often try to fish in troubled waters during what? Economic crisis. So this refers to what? Fish in troubled waters. आपने कभी सुना है कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है एंड देर आर पॉलिटिशियंस जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें अपना खर्चा नहीं चाहिए, वी डू नॉट नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, या फिर हमें अपनी सैलरी नहीं चाहिए, हमारी सैलरी आधी कर दो, या ऐसा कुछ भी, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं हमने थोड़े कम कर दिए सो दैट वी कैन गिव दैट अमाउंट टू इंडिया सो दैट हम फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम कर सके। कभी सुना है? नहीं। तो सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है? पॉलिटिशियंस उठाते हैं। एंड द थिंग दैट इज फेस्ड, द पर्सन हु इज फेसिंग इज बेसिकली द जनरल सिटीजन या नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन इन द स्ट्रीट। ठीक है, तो वो लोग फेस कर रहे होते हैं। तो उसी के लिए आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस व्हिच सेज व्हाट? द पॉलिटिशियन ऑफन ट्राई टू फिश इन ट्रबल वाटर्स ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। या फिर इसको बोलते हैं क्या? दूसरों की आग में हाथ सेकना। दिस रेफर्स टू व्हाट? दूसरों की आग में हाथ सेकना। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम व्हिच सेज the 10th one, to beat a dead horse। बीटिंग अ डेड हॉर्स, मर चुका है, कुछ भी करते रहो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपने कुछ ऐसा अटेम्प्ट करना है जो क्या कर रहा है? फ्यूटाइल है, बिल्कुल खराब है। तो यू कैन से फ्यूटाइल एफर्ट्स, और व्हाट एल्स यू कैन से? डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल से ही रिलेटेड we have another idiom which says when do pigs fly। ठीक है, तो पिग्स कभी फ्लाई नहीं करते, तो दैट इज समथिंग इम्पॉसिबल। तो उसी के लिए वी कैन हैव अनदर इडियम। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस what we can say is, we can say that there is no point beating a dead horse, let's do something else। मतलब कहीं जा रहे होंगे, काम खराब हो गया होगा, गाड़ी खराब हो गई होगी, तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग और डूइंग समथिंग which is not possible at that point of time or which can turn out to be as futile effort, so what they decided to go somewhere else or do something else like that। या फिर अगर हमें इसी से रिलेटेड और सेंटेंस फ्रेम करने हैं तो वी कैन से दैट ओके, देयर इज वन मोर थिंग जो कहता है क्या? विल ओ विस्प। विल ओ विस्प का भी मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू इम्पॉसिबल। तो now in order to frame its sentence we can say that the dream
of finding perfect job is like chasing a will o wisp. Is like chasing a will o wisp, always out of reach. ठीक है, तो परफेक्ट जॉब मिल जाए तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है. हाँ, परफेक्ट जॉब मिलने के लिए यू नीड टू बी परफेक्ट. अगेन, परफेक्ट वर्ड इज अगेन इमेजिनरी, तो सबका अपना अलग अलग परफेक्ट होता है. तो उस हिसाब से भी इट इज, आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस व्हिच सेज दैट द ड्रीम ऑफ फाइंडिंग अ परफेक्ट जॉब इज लाइक चेजिंग a will of wisp, always out of reach. Now, in order to move forward, we have the another sentence which says the 11th idiom to lose one's temper या फिर to vent one's spleen. दोनों का ही मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है very angry. ठीक है, तो what we can say is, in order to frame their sentences, we can say that he used the meeting to vent his spleen about the new policy. कि एक मीटिंग के जरिए जो पॉलिसी के ऊपर गुस्सा था वो सब निकाल दिया, तो दैट रेफर्स टू व्हाट, वेंट ऑन स्प्लीन. या फिर और सेंटेंस अगर हम फ्रेम करना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या, it has to go bananas to go purple with rage. अगर ये दोनों भी आते हैं तो दोनों का मतलब क्या है, वेरी एंग्री. ठीक है, तो 4 इडियम है, टू लूज वंस टेम्पर, टू वेंट वन स्प्लीन, टू गो बनानास, टू गो पर्पल विद रेज, या फिर आप कह सकते हो टू थ्रो अ फिट, or what else we can say, we can say that to foam at one's mouth, again very angry. कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो आप कौन कौन से इडियम यूज कर सकते हो, टू थ्रो अ फिट, टू लूज वंस टेम्पर, टू वेंट वन स्प्लीन, टू गो bananas, to go purple with rage, to foam at one's mouth. These all are basically to represent your anger state. Now we are moving on. Okay, here if it comes to go or to give bananas, both refers to what, गुस्से से पागल हो जाना, और sometimes it can be a reference to excited state of yours as well. Either excited you can be, or you can be very angry. Now we are moving on to the next idiom, that is the 12th one, which says to gather roses. Means to gather roses only, it says
किसी पार्क में जाना है और वहां से सिर्फ आपको क्या उठाना है, रोजेस। और रोज किसको सिंबलाइज करता है, इट सिंबलाइजेस द जॉयमेंट्स एंड द हैप्पीनेस दैट विल कम इन योर लाइफ। ठीक है, तो उसी से आपको समझ जाना चाहिए इस ईडियम का मीनिंग, जो कहता है क्या, इट सेज what, to seek all enjoyments in life. So in order to frame its sentence, what we can say that he wanted to gather roses only, never mind his family नीड्स या फिर कंडीशन उसे मतलब नहीं है, उसे सिर्फ क्या चाहिए था, उसे सिर्फ अपने रोजेस चाहिए थे और कुछ नहीं चाहिए था। तो दिस रेफर्स टू व्हाट, टू गैदर रोजेस ओनली। अनदर थिंग इज दैट रेफर्स टू, इसी से रिलेटेड थोड़ा हैप्पी हैप्पी मोमेंट चल रहा है तो इसी से रिलेटेड वी हैव अनदर ईडियम विच सेज व्हाट, टू वॉक ऑन एयर कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो टू हैव अ ब्लास्ट। दोनों का मतलब होता है क्या, टू बी वेरी हैप्पी। ठीक है, बीइंग वेरी हैप्पी, या फिर आपका गुड टाइम चल रहा हो, यहाँ पे लिख सकते हैं गुड टाइम्स। तो उन्हीं से रिलेटेड ये इडियम है जो कहता है क्या, टू वॉक ऑन एयर, टू हैव अ ब्लास्ट। टू हैव अ ब्लास्ट तो हम बर्थडे पर विश करते हैं, मे यू हैव अ ब्लास्ट, लाइक दैट आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। और टू वॉक ऑन एयर के लिए जिसका मतलब क्या है, टू बी वेरी हैप्पी, तो व्हाट वी कैन से इज, वी कैन से दैट when she heard the news that she got it the job, she was walking on air for days। काफी दिनों तक बहुत ज्यादा खुश थी, क्यों, क्योंकि जॉब मिल गई थी इसलिए। For days, so this refers to what, walking on air। walking on air का मतलब है कि अगर खुशी से झूम जाए, कोई इंसान पागल हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, वॉकिंग ऑन एयर, बहुत ज्यादा खुश है, गुड टाइम चल रहा है। और अगर आपको सिर्फ लाइफ के इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट चाहिए, सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस चाहिए, तो आप यूज करोगे क्या, टू गैदर रोजेस ओनली। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम फॉर टुडे विच सेज, to gather, not gather, to get cold feet। अब फीट कब कोल्ड हो जाएगी, जब आप बहुत ज्यादा या तो नर्वस हो, एंजाइटी हो रही है, तब फीट कोल्ड हो सकते हैं। तो उसी के लिए वी हैव व्हाट, टू गेट कोल्ड फील्ड, जिसके लिए आप क्या हो, नर्वस हो या फिर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, या फिर इसके लिए आप कह सकते हो क्या, विद बेटेड ब्रेथ। ठीक है, तो ये दोनों अगर ईडियम आपको देखने को मिल जाए तो इन दोनों ईडियम से आपको क्या पता लगाना है कि मीनिंग क्या होगा, इन दोनों में से होगा। ठीक है, समझ जाना, मीनिंग तो लिखने नहीं है आपको, तो सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो व्हाट वी कैन से दैट he was going to propose but he
got cold feet at the last minute. So this refers to what? Getting cold feet. अब आप इसके ऊपर कैसे बनाओगे? आपको जाना है IAS का इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है? तो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तब आपको क्या हुआ? यू स्टार्टेड विद बेटेड ब्रेथ या फिर यू गॉट योर कोल्ड फीट. तो इससे रिलेटेड यू कैन फ्रेम योर सेंटेंस इन योर होमवर्क, ठीक है? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग.